नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी अर्थ की जो क्लास चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने उसकी जो अपना अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, उसकी तरंगों के बारे में अध्ययन कर लिया था। फ्रेंड्स, आज हम उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और आज उसके अंदर जो पैमाना होता है, जो भूकंप नापने का जो पैमाना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भूकंप का जो पैमाना लिया जाता है भूकंप मापी का पैमाना। ठीक है फ्रेंड्स, जो भूकंप मापी होती है उसका पैमाना लिया जाता है, वो किस प्रकार लिया जाता है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि पैमाना है दोस्तों, तो ये दोस्तों भूकंप मापी का पैमाना है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से लिया जाता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो होता है मर्केली का और एक है रिएक्टर पैमाना होता है। मर्केली पैमाना होता है दोस्तों, तो ये पुराना हो चुका है और इसको अमान्य माना गया है। वर्तमान में जो पैमाना लिया जाता है वो रिएक्टर पैमाने के आधार पर भूकंप को नापा जाता है। तो दोस्तों हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है मर्केली पैमाना। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं। दोस्तों मर्केली पैमाना है, इसको एक वैज्ञानिक हुए थे। कौन थे? मर्केली, जो 1902 की बात है। 1902 में मर्केली पैमाना दिया था। ये मर्केली जो विद्वान थे उन्होंने मर्केली पैमाना दिया था। ये दोस्तों कहाँ के थे? दोस्तों ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। ठीक है फ्रेंड्स, ये मर्केली पैमाना जो भूकंप नापने के लिए दिया था 1902 में दिया था, और मर्केली नाम के वैज्ञानिक ने दिया था जो कहाँ के थे? इटली के थे। दोस्तों मर्केली पैमाना होता है वो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित था। कहाँ था दोस्तों? जो ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित था। दोस्तों ज्ञानेंद्रियों पर आधारित किस प्रकार था? जैसा कि भूकंप आया, उसको अपनी जो शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, देखने के, महसूस करने के बाद में जो अपने को महसूस होता है, उसको हम आधार मान के उसका आकलन करते हैं। ये ज्ञानेंद्रियों पर आधारित था मर्केली पैमाना। दोस्तों जो मर्केली पैमाना दिया गया 1902 के अंदर, वह दोस्तों क्या था? ये था गुणात्मक पैमाना था। क्या था दोस्तों? ये गुणात्मक पैमाना माना गया। दोस्तों जो मर्केली पैमाना था उसके पाठ्यांक, जो भूकंप नापने के जो पाठ्यांक होते, जो गुणक होते थे, वो कितने होते थे? पाठ्यांक होते थे उसके, उस पे लिखा हुआ जो अंक है उसे हम पाठ्यांक बोलते हैं। पाठ्यांक कितने थे दोस्तों? उसमें पाठ्यांक थे दोस्तों 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक उसमें पाठ्यांक थे, उसके गुणक थे। ठीक है फ्रेंड्स, मर्केली पैमाना था वो दोस्तों कैसा था? वो बंद पैमाना था। क्या था? बंद पैमाना माना गया दोस्तों। और दोस्तों इस कारण से यह पैमाना बंद पैमाना माना गया और यह पैमाना अशुद्ध पैमाना माना गया। क्या माना गया? अशुद्ध। ये अशुद्ध पैमाना माना गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? जो मर्केली पैमाना था 1902 में दिया गया, मर्केली विद्वान के द्वारा, जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया, और उसके अंदर जो इटली के थे उनके उसके अंदर ज्ञानेंद्रियों पर आधारित
ये पैमाना दिया गया, ये पैमाना बंद था, ये दोस्तों पैमाने गुणात्मक था दोस्तों। और ये इस पैमाने के ऊपर बात करते हैं, अंकों की गुण की बात करते हैं, तो 1 से लेकर 12 अंकों का इसके ऊपर आकलन किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 2 पैमाना आज प्रचलन में है, जिस पैमाने से हम भूकंप को नापते हैं, वो पैमाना कौन सा है दोस्तों? दूसरा है रिक्टर पैमाना। ठीक है दोस्तों, आज जो पैमाना हम भूकंप को नापते हैं वो रिक्टर पैमाना था दोस्तों। ये पैमाना कब दिया गया? ये दोस्तों 1934-35 में दिया गया। किनके द्वारा दिया गया दोस्तों? ये चार्ल्स रिक्टर के द्वारा दिया गया दोस्तों। ये कहां के थे उसकी बात किया जाए तो ये दोस्तों थे फ्रांस के। कहां के थे दोस्तों? ये फ्रांस के व्यक्ति थे, फ्रांस के विद्वान थे। उन्होंने रिएक्टर पैमाना दिया, 1934-35 में दिया दोस्तों। इस पैमाने की खासियत, मुख्य रूप से विशेषता की बात करते हैं तो ये दोस्तों ऊर्जा पर आधारित था। किस पर था? ऊर्जा पर आधारित था। ये ऊर्जा पर आधारित था, ऊर्जा के अनुसार भूकंप की नाप की जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। ये पैमाना, रिक्टर पैमाना जो था मात्रात्मक पैमाना माना गया दोस्तों। ये मात्रा के अनुसार भूकंप को नापा जाता था, इसलिए इसको मात्रात्मक पैमाने के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसकी अगर हम पाठ्यांक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों 0 से लेकर 9 तक का पाठ्यांक होता था। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जैसे कि 0.1 से लेकर 9.9 तक इसका पाठ्यांक था। इसका पाठ्यांक कहां से लेकर था? राउंड फिगर में बात करते हैं तो 0 से 9 पर, और ये 0.1 से लेकर 9.9 तक इसका पाठ्यांक लिया जाता था, लिया जा रहा है वर्तमान में। इसके अनुसार नापा जाता है भूकंप। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस पैमाने को खुला पैमाना माना गया। यह पैमाना कौन सा था? खुला पैमाना। ठीक है फ्रेंड्स, जो रिएक्टर पैमाना था उसको खुले पैमाने के नाम से जानते हैं, और खुला पैमाने के साथ इसको हम शुद्ध पैमाना मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो रिएक्टर पैमाना था 1934-35 के अंदर चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा दिया गया दोस्तों। ये फ्रांस के व्यक्ति थे, फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने दोस्तों ऊर्जा पर आधारित ये पैमाना दिया दोस्तों, और ये मात्रात्मक था, और पाठ्यांक 0 से 9 तक थे दोस्तों। ये दोस्तों खुला पैमाना था और शुद्ध पैमाना माना गया। वर्तमान में ये पैमाना काम में लिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई आपकी पैमाने की बात। अब बात करते हैं दोस्तों, जो अपने भूकंप है उसका विश्व पर वितरण, जो वैश्विक वितरण है भूकंप का, उसकी बात करते हैं दोस्तों। देखते हैं भूकंप का वैश्विक वितरण। ठीक है फ्रेंड्स, वैश्विक वितरण की बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व पटल पर ये मुख्य रूप से 4 भागों में सबसे अधिक आता है। इसका वितरण सबसे अधिक है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं हम एक एक करके समझेंगे दोस्तों। हम बात करते हैं नंबर 1 पे आता है दोस्तों, आता है प्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझेंगे। नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो नंबर 2 पे आ जाएगा दोस्तों ये मध्य महाद्वीपीय
पेटी। नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, तो नंबर 3 की बात करते हैं तो एटलांटिक मध्य कटक के नाम से जानते हैं दोस्तों। और नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, तो नंबर 4 ये ग्रेट अफ्रीकन ब्रंश घाटी। ग्रेट अफ्रीकन ब्रंश घाटी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चार मुख्य भाग हैं, चार मुख्य ये पेटियां बनी हुई है विश्व स्तर पर। तो हम एक एक पेटी का अध्ययन करेंगे दोस्तों। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। तो दोस्तों हमने ये नक्शा बनाया है समझने के लिए। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से मैं बता लेते हैं कि ये वाला क्षेत्र है, तो दोस्तों ये यूरोप वाला क्षेत्र है, ये दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दक्षिणी अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी की बात कर रहे हैं। जो प्रशांत महासागर इस नक्शे के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसा कि अपना इस तरफ का वाला जो ये भाग है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरफ जो ये प्रशांत महासागरीय वाला क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया से इधर अपना जो दक्षिणी अमेरिका वाला भाग आ गया, दक्षिण वाला। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग आ गया, उत्तरी अमेरिका के भाग से ऊपर की तरफ ये आ रहा, और ये साइबेरिया वाला क्षेत्र आ जाता है। दोस्तों ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है, प्रशांत महासागरीय पेटी है। सबसे अधिक भूकंप इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी, रिंग्स ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। रिंग्स ऑफ फायर के नाम से भी इसको जानते हैं। नंबर 1 पे समझ में आ गया दोस्तों कि प्रशांत महासागरीय पेटी है। इस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक भूकंप आते हैं, विश्व पटल पर देखते हैं तो दोस्तों आ गया ये समझ में। आगे देखते हैं नंबर 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करते हैं नंबर 2 की। तो दोस्तों हमने एक नीचे और एक नक्शा बनाया है, उसके अंदर देखते हैं जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसको हम ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है, ये दक्षिणी अमेरिका वाला भाग है, और ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया। तो हम बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर है मैक्सिको। क्या है दोस्तों, मैक्सिको है। मैक्सिको है, तो मैक्सिको से स्टार्ट हो रही है मध्य महाद्वीपीय पेटी। जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है दोस्तों, जो मैक्सिको है, मैक्सिको से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में ये अटलांटिक महासागर आ रहा है, अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद में ये यूरोप आ रहा है। यूरोप की बात करते हैं तो दोस्तों ये यूरोप से अपना जो इंडिया आ जाएगा, और इंडिया से लेकर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां तक आ जाएगा। ये वाला क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है। इस क्षेत्र के अंदर भी भूकंप बहुत अधिक आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ आल्पस पर्वत आ जाएगा, यहाँ कोकोस पर्वत आ जाएगा, यहाँ यूरोल पर्वत आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ये पर्वतों के बीचों बीच से निकलकर ये लंबी एक पेटी जा रही है। इस पेटी के अंदर सबसे अधिक भूकंप आ रहे हैं, विश्व स्तर की बात करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आया समझ में। आगे देखते हैं एटलांटिक मध्य कटक। दोस्तों तीसरी है अपनी एटलांटिक मध्य कटक। तो एटलांटिक मध्य कटक की बात करते हैं तो अपना एटलांटिक महासागर कहाँ है,
एस की आकृति में बना हुआ है दोस्तों, तो वो हो दोस्तों ये रहा, ये आपका एस की आकृति के अंदर जो मध्य अटलांटिक कटक है, तो ये दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक है, वो इस प्रकार बनी हुई है दोस्तों। तो अटलांटिक महासागर के अंदर जो ये कटक बनी हुई है, इस कटक के सहारे सबसे अधिक भूकंप आते हैं। इसको हम मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरफ अमेरिका वाला, उत्तरी अमेरिका वाला, इस तरफ दक्षिणी अमेरिका है, इस तरफ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है। इन दोनों के बीच में से ये मध्य कटक अटलांटिक महाकटक गुजरती है। इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक भूकंप आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों क्लियर। एक और छूट गई दोस्तों, ग्रेट अफ्रीकन भ्रंश घाटी, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रेट अफ्रीकन वैली की बात करते हैं, तो दोस्तों हमने अफ्रीका कहाँ देखा, यहां पर देख लीजिए कि ये अफ्रीका वाला भाग है, ये यूरोप वाला है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अफ्रीका वाला भाग है, यहां पर झील है, ये झील प्रदेश है। इस झील प्रदेश से जो नील नदी निकलती है दोस्तों, कौन सी नदी निकल रही है, नील नदी, नील नदी निकल रही है दोस्तों। तो इस वाले क्षेत्र के अंदर दोस्तों, इस वाले क्षेत्र के अंदर भूकंप बहुत अधिक आते हैं। इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट अफ्रीकन भ्रंश घाटी, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वैश्विक स्तर के ऊपर ये 4 प्रकार की जो पेटियां बनाई गई हैं, इन पेटियों के अंदर विश्व स्तर की बात करते हैं तो सबसे अधिक भूकंप आते हैं दोस्तों। चारों को हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से अंकित करते हुए नक्शे के हिसाब से समझा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, भूकंप वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू।